सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान पहुंच गए। मलेशियन समिट के तनाजुर में इस दौरे को बड़ी अहमियत हासिल है। उम्मीद है इस दौरे में पाक तुर्क दोहरी शहरियत समेत सरमायाकारी के भी मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करना है, लेकिन पार्लियामान में तो लगता है जैसे जंगे प्लासी छिड़ी हो। मेहमान के सामने भी अगर अराकीन पार्लियामेंट बाहम दस्तों गिरवा हुए तो यकीन मानिए बड़ी जग हसाई होगी। अल्लाह करे कि हमारे कानून साज वक्त की नज़ाकत को समझकर ये सियासी लड़ाई किसी और वक्त पर मौखर कर दें। उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे, फिर ही इस ऐवान की भी इज्जत रह जाएगी और पाकिस्तान की भी। ये सच है कि खुदा करके महंगाई ने अपोजिशन को मौका फराहम किया है कि वो हुकूमत को आड़े हाथों ले सके। इजलास के आगाज में बात महंगाई से ही शुरू हुई, लेकिन फिर अवाम का दर्द, महंगाई की दुहाई, सब कुछ पसे मंजर में चला गया और जातियात आगे आ गई। कल मिस्टर 10% पर झगड़ा शुरू हुआ, हालांकि इससे अवाम का क्या लेना देना। आज शहरियार अफरीदी के मनशियात वाले बयान से बात बिगड़ी और फिर शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला शुरू हो गया। इसी झगड़े में खुसरो बख्तियार की तरफ से एक अच्छी तजवीज चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सूरत सामने आई। सच यह है कि मईशत की जो हालत है, इसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि मुल्की मफाद इसी में है कि हुकूमत जिसकी मर्जी आए। मईशत के लिए ऐसी गाइडलाइंस पर जमातों का इत्तेफाक होना चाहिए जो मुल्क को आगे ले जाएं। हुकूमत के बदलने से ये पॉलिसियां नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि इसका ख्याल सिर्फ हुकूमत में होते हुए आता है। लीगी दौर में इसहाक डार भी यही गर्दान दोहराते रहे, लेकिन ऑपोजिशन ने कान बंद किए रखे। आज तब्दीली सरकार इसकी सदा लगा रही है। क्या अब ऑपोजिशन इस पर राजी होगी? आज इस पर बात करेंगे, लेकिन जिक्र बिलावल भुट्टो में पेशी का भी मेरे पास है, उस पर फिर हम पहले बात कर लेते हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब से। खरल साहब, ये जो माहौल असेंबली में बन चुका है, इसमें तो पता नहीं कोई काम की बात हो सकती है नहीं, लेकिन बाहर जो हो रहा है, बिलावल भुट्टो साहब की आज पेशी थी। उन्होंने कहा है कि जनाब 1 साल के बच्चे को ये कैसे बुला सकते हैं कि जब मैं 1 साल का था, नैब का तुक क्या बनता है उनको बुलाने का, कि ये तो एक प्राइवेट मैटर है, हमने तो सरकारी कोई इसमें हथियार ही नहीं है। यानी अगर जाली अकाउंट से 1.22 अरब रुपए यानी 1.22 करोड़ तकरीबन बनता है, अब 1.20 करोड़ और 20 लाख, ये तो 1.5 अरब की बात है। छोटी सी एक पैटी एक इंक्वायरी केस की आप बात कर रहे हैं। ये खरल साहब, तो ये जाली अकाउंट से अगर उनके पास जा रहा है तो नैब का तो वो कह रहे हैं इस्तेकाक ही नहीं है, और ये सारा इसलिए हो रहा है कि वो महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो IMF के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए पहले दिसंबर में नोटिस आता है, अब मार्च का वो जिक्र करते हैं, मार्च में बाहर निकल रहे हैं तो फिर एक नोटिस नैब का आ जाता है। तो वो तो बेकसूर है, वो तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ने कह दिया था जनाब इनका नाम ECL में क्यों डाल दिया है। तो बिलावल भुट्टो का तो कोई लेना देना नहीं है किसी करप्शन से। पहली तो बात यह है कि ये ऑर्डर मिस इंटरप्रिएट हुआ, जे कि मुराद अली शाह का उन्होंने कहा कि नहीं डालना, बिलावल का उन्होंने कहा कि नहीं डालना। देखिए, मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा ये बारहा अपनी जजमेंट में कह चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के अंदर ये हमें भी इख्तियार नहीं है कि जब इंडिपेंडेंस इदारों की बात होगी तो क्या किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे को, वो नैब हो, वो FIA है, वो पुलिस हो, या कोई ANF, कोई भी इदारा हो, जितने भी इदारे हमारे, या रेगुलेटर को हो, SCCP हो, पैमरा, कोई भी इदारा हो, रेगुलेटर हो या इन्वेस्टिगेटर हो, वो इंडिपेंडेंट इदारा तब रहेगा, पुलिस हो, कि जब उसके इदारा, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी आज़ादाना राय दे, रखे, इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे इंडिपेंडेंस से। ये बात होगी इदारों की खुद मुख्तारी और आज़ादी की। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट बारहा ये जजमेंट अपहोल्ड कर चुकी है कि IG भी बन के IG अपने IO को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। सुन लें, ये मैं लीगल बात कर रहा हूँ, वो IO को नहीं कह सकता कि आप इसको गुनाहगार कर दो, आप इसको बेगुनाह कर दो। हाँ, वो ये तो एक ASI लेवल के भी के अफसर को ये कह सकता है, हालांकि ये इस वरना वो रबड़ रोजनामे बन जाते हैं कि जनाब इसको आप एक्सपीडाइट कर लें या इनकी सुन लें बात, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इनको गुनाहगार 3 को कर दो, इनको बेगुनाह।
इस तरह FI नैब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो कहानी बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये बच्चे थे, मुझे ये बताएं, आप भी 1 साल के बच्चे थे, आपकी फुफो भी अरबोंपति बन गई, वो भी नैब कहते हैं इनके दस्तखत मौजूद है और ये 2011 की वो कर रहे बाद हैं कहानी उसके बाद जब वो ट्विस्ट उसके करते हैं, वालिद ये सदर थे। शेयर होल्डर थे, ये CEO थे ना, तो ये फीडर पीते थे। अगर फीडर पीछे आप 1 साल का बच्चा दस्तखत तो नहीं कर सकता, दस्तखत मैंने कर दिए हैं, आप रिवर्ट करें। बिलावल भुट्टो साहब आपको चैलेंज है, आप ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपने फोरम पे कौमी असम्बली पे खड़े होके कहा एक मुकद्दस ईवान के अंदर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चोर इतना भी बेवकूफ नहीं कि आपने नाम पे एहसास रखे, क्योंकि अगर बंदा बाज दफा जज्बात में आके सही बात भी बंदा कह जाता है। ठीक। अच्छा, अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मैं 1 साल का बच्चा था, दूध पीता बल्कि शीरखार बच्चा था, और मेरे ऊपर जनाब जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। सुन ले, 400 लाख टन जो है ना गंदम के वो गोदामों से वो मैंने चुराई है। नैब में चूहे खा गए नहीं, सिंध हुकूमत ने कहा चूहे नहीं खा गए, तो नैब को आपने क्या दिया फिर? नैब को जो अरब रुपए 10 अरब से ज्यादा जो प्ली बार्गेन मैंने की है। वैसे इतनी गंदम अगर चूहे खा गए हों तो फिर तो कमाल है। झूठ के आप उन्होंने बताया एक दस्तखत कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, चूहे है ना, ये चूहे हैं, फिर ये बिलावल भुट्टो चूहा है। नहीं मैं कह रहा हूं ना, अगर ये कह रहा है चूहा, नैब में रिकॉर्ड पे बात है यार, एक झूठ बोल रहे हैं, कौम को बमू बना रहे हैं पूरी को। आप कह रहे हैं मैं 1 साल का बच्चा नहीं, क्यों बड़ी जमात का है तो झूठ बोलना उसको मैंडेट है? क्या वो किसी का झूठ चूहे खा गए? नैब में रिपोर्ट पड़ी है, सिंध हाई कोर्ट में फैसला है, 10 अरब की प्ली बार्गेन हो चुकी है सिर्फ 7 के दौन के अंदर। सिर्फ नैब सखर चैप्टर ने जो मुराद सईद पीटता है, वो मेरे पास रिपोर्ट है इंक्वायरी की, हम दिखा चुके हैं। आपने प्ली बार्गेन की है, आपने चूहे करके प्ली बार्गेन 10 अरब रुपया चूहे दे गए हैं नैब को, उन्होंने मानना है। दूसरे केस है, इसी केस के ऊपर, गंदम खाने के केस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैं जो बात फैक्ट के बगैर कल नुक्ता कौमा भी नहीं बोलता। सही सही। अच्छा आप छोटी ये से डॉक्टर साहब जाए, चूहे वाली बात है ना, उस पर बढ़ता हूं। बिलावल साहब मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे तो फिर हमारा फर्क बनता है। मैं झूठ बोलूं, आप कैमरा में जाएं, आपने ट्विस्ट करते हैं 1 साल वाली, आप शेयर होल्डर हैं, आपके साइन है, जरदारी साहब उसमें बेनिफिशियरी है, आपकी फुफ्फा उसमें बेनिफिशियरी है, वो 1.5 अरब रुपया आप हैं या नहीं है? उसामा से मुझे ये बताएं, ये बेनामीदार क्या होते हैं? नैब में यही तो कानून है, मरियम के साइन है, हसन के हैं, हुसैन के हैं, नवाज शरीफ के हैं। नैब का कानून ये है कि जो बिलावल के साइन है, बिलावल के साइन है, 1 साल का बच्चा साइन कर सकता है कि बिलावल के साइन झूठ बोल रहा है वो, बाबर साहब मेरा झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा सुन ले, कौन से माफी मांगे? अच्छा एक सेकंड बाबर साहब, ये बात कि ये 1.22 अरब रुपया यानी 1 अरब 22 करोड़ रुपया 1.25 अरब रुपया बनता है, जाली अकाउंट से बिलावल साहब के पास जाता है। प्राइवेट पर्सन हूँ, कोई सरकारी इसमें ज़मीन नहीं हथियाई गई, कुछ नहीं हुआ। फिर ये कि जरदारी साहब के बारे में भी अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का नैब ने फैसला कर लिया है। अब आज बिलावल साहब अपोजिशन लीडर को याद कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को कहां है अहम मामलात पर, वो कहते हैं उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे, यानी वो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये मौका है कि उनकी मदद के लिए आना चाहिए। उनको नोटिस हो रहे हैं बिलावल को। चैम्बर में अलोन मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की, आपको पता है ना, और बिलावल की हुई थी, तो क्यों याद नहीं कर रहे? ये उनको लताड़ रहे हैं, उनको सुना रहे हैं कि भाई तू दौड़ गया मुल्क से, तू पाकिस्तान में नहीं है। और उन्होंने कहा कि जितना अहम अपोजिशन कायदे ईवान का आना, उतना अपोजिशन लीडर का भी आना जरूरी है। ये नहीं कि वो कह रहे कि कायदे ईवान को तो हम रो रहे हैं, वो नहीं आता, यहाँ पे अपोजिशन लीडर भी नहीं आ रहा। असल में जो बिलावल भुट्टो है, आपको पता है उनका अलायंस किसके साथ है? वो तो मरियम नवाज के साथ है, उनका शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। आज तो उन्होंने रगड़ा लगाया। मुझे पता है बिलावल साहब, क्या ये सारी कौम पागल है, बेवकूफ है? क्या हमारे सरों पर सींग उगे हुए हैं? आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा जाता है, वो कहते हैं जी 2008 के बाद तो मैंने कोई कारोबार किया ही नहीं, मैंने सारी कंपनी सारी चीज़ों से मैंने अलहदगी कर ली। आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं मैं तो बच्चा था, उसको मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। जो कहते हैं मुझे 7 साल का था जब शेयर होल्डर बना। सर मेरी एक बात सुने, शेयर होल्डर फिर कैसे बन गए? और फिर 122 करोड़ रुपया ये जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉक्सी कंपनी थी, जेवी उपल जो है, ये जो छोटा ये बता देना, ये 122 आप ये वो मानते हैं, जेवी उपल केस कंपनी उनकी है, फेक वो कह रहे हैं मैं 7 साल का शेयर होल्डर बड़ा मेगा करप्शन केस है ना, ये उसमें से एक छोटा पैटी है कि उसका ऑफशूट है। वो तो 1.25 अरब रुपया, 1.25 अरब रुपया एक अकाउंट से आ रहा है। ये तो छोटा सा। अच्छा बाबर साहब, पार्कलैंड हाउसिंग सोसाइटी
हाँ जी। किस तरह से वो बनी, उसकी ज़मीन कब खरीदी गई, जब जब इनके वालिद प्रेसिडेंट थे, किस तरह से वो 7 करोड़ रुपए की जो 3 अरब की ज़मीन थी 7 करोड़ रुपए में किस तरह से खरीदी गई, किस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद वो जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वहाँ पर पैसा कहाँ कहाँ से आता रहा, किस तरह आगे प्रॉक्सी जो कंपनीज बनाई हुई थी उनमें जाता रहा, और वहाँ से बिलावल भुट्टो साहब वो पैसा निकलवाते रहे हैं। इनकी सालगिरह, इनके एयर टिकट, इनके घरों के खर्चे कहाँ से होते रहे हैं। बिलावल साहब इतने बच्चे तो आप नहीं हैं, सारी कौम को पता है अल्टीमेटली हुआ क्या। आपके अपने सिग्नेचर्स हैं, डॉक्यूमेंट के आपके सिग्नेचर हैं एज डायरेक्टर, फुफ्फो के सिग्नेचर हैं, जरदारी साहब उसको आप 122 करोड़ रुपया उन कंपनियों से निकाल के खा गए, और आप कहते हैं कि मैं तो बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था इन कंपनियों में पैसा आ कहां से रहा है, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो पता ही नहीं। 122 करोड़ रुपया, 122 करोड़, इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इनकी पुप्पो जो नहीं, आप 122 करोड़ खा जाए तो क्या नैब का क्या लेना था? क्यों आपको कार्य क्या कहते कि ठेके पे दे दिया मुल्क आपको? नहीं, बानिया पाकिस्तान साहब ये कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट आदमी था, सरकारी एक नैब का लॉ निकाले, नैब का लॉ समझ ले। नैब का लॉ ये कहता है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो जरदारी था, उसका मुलाजम के नाम पर भी, उसके मुलाजम के नाम पर, उसके डिपेंडेंट के नाम पर, उसके बेनामीदार के नाम पे, उसके ड्राइवर के नाम पर, उसके खान सामे के नाम पे, उसके कुक के नाम पर, उसके अजीजों के नाम पर, हर वो बंदा जो उसके साथ लिंक करता है, उसका बेटा हो, बेटी हो, भांजा हो, भाई हो, ताया हो, साला हो, बहनोई हो, ड्राइवर हो, कुक हो, ये नैब का कानून है। बेनामी नवाज शरीफ किस में केस में है? बेनाम नैब, यही तो अच्छा है, इसमें स्पिरिट है, यही तो खूबसूरती है। वो तो मरियम भी यही कहती है कि कोई अपने नाम पे रखा है, नहीं थी। सलमान शहबाज भी कहेगा। अच्छा, मुझे क्या बता रहे हो, सब सिंपल सी बात है, शहबाज भी यही कह रहे हैं। ये सारी कहानी खानदानों की, हमारे अमीर क्यों एक बाप वज़ीर आला, ताया वज़ीर आज़म, मरियम नवाज जो है वो 3-5 साल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी, सिंपल सी बात है, और वो कहती थी मेरे पास तो सिंपल सी बात है। मरियम का इंटरव्यू है, वो तो कैलबरी फाउंड ओपनली उसने कहा ना, सना बुच्चा के प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं। मशहूर जमाना इंटरव्यू। फिर 1485 किनार जाती उम्र के तराब में मरियम साहिबा, आप ये जवाब दें जरा ट्विटर तक, मुझे देख तो आप रही होती है, मुझे पता है, अभी भी देख रही हैं आप, क्योंकि कौन सी आपको सॉलिटरी कॉन्फिडेंट आजाद है आप, ठीक है, सारा कुछ अपनी मर्जी से आपने वो कहते हैं ना, जो तरह छुप के बैठा होता है मगरमच्छ बैठा होता है ना आराम से शिकार के लिए, सिर्फ ये है कि बाहर जाना है, इसलिए अपने मतलब के लिए इसको कहना, क्योंकि अभी इक़्तिदार में मदद लूट मार खत्म हो गई है ना, ये आते हैं लूटने के लिए, लूटो उनको इक़्तिदार में आएंगे तो आप जैसे लोगों को फिर वो आपको पता, तो मेरे होते हमला होया सी, अब देखो, अब खाओ कौन ठीक नहीं, अब खाओ रात पहन है ना, रात 5 जून 2018 को एयरपोर्ट पे लटाया, हमला किया, गर्दन काटी, सर फाड़ा, बाजू करा, सिर्फ एक ही बात कि अक्साई से पीछे हट जाओ, साज से बाज आ जाओ, अपने काम हो, एक दिन के अंदर 300 मोटो, मेगा करप्शन में मुदई, ओमनी ग्रुप में तुम मुदई, साना माल्टोन में तुम मुदई, उसमें अनवर मजीद वाले सारे मेगा, शाहिद खान अभी मैं दिखाता हूं, उसमें तुम मुदई। और इसमें अच्छा, अगली खबर जो है वो है पनामा में किताब आपकी पेश होती है, कैलबरी फाउंड की, आप वो ले आते हो, जेरी फ्रीमैन की। अच्छा, 12 अगस्त 1998 को आपने लैंड रजिस्ट्रियां ले आए, किताब छाप दी 99 में, 2000 में खबरें में छाप दिया, फिर बात फिर पनामा केस में कैलबरी फाउंड वाली फिर मैं लेके आया। अच्छा चलें, किताब मेरी पेश हुई तो तकलीफ तो होगी। सर गुजारिश, रिपोर्ट एक है हमारे पास, हम वो रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं कि महंगाई का इशू शुरू हुआ था, लोग उससे तंग हैं, उसी तरह ही तंग है, कोई उनकी ज़िंदगी पर कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन असेंबली में जो मामला महंगाई से शुरू हुआ था वो कहाँ तक पहुँच चुका है, ज़रा इस रिपोर्ट में देखिए। पॉपर डोगर साहब, ये आज का एक किस्सा, ये जो महंगाई से हमने बात की थी, इदारों का भी इसमें रिपोर्ट में जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रेलवे मामला दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। आज एहसन इकबाल साहब ने कुछ बातें बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से सारी सरमायाकारी बाहर जा रही है, इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से, ये नहीं ये जो आप हमें पकड़ धकड़ कर रहे हैं ना, ये अगर आप छोड़ देंगे तो ये सारा सरमाया जो है पाकिस्तान में आ जाएगा, ये उनका मतलब है। दूसरा उन्होंने कहा जी हम गलती मान रहे हैं, अब हुकूमत भी गलती माने। ये पहली दफा मैंने सुना है कि नून लीग का एक सीनियर रहनुमा मान रहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वो कहते हैं जी आप भी गलती माने। तो आप इन दो बयानों को रखते हुए जो खुसरो बख्तियार साहब ने बात कर दिया आज, जो सागदार साहब किया करते थे जब वो मुश्किल में थे कि जनाब एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, हुकूमत में रह के ये सारी बातें क्यों याद आती हैं?
उसामा साहब, सबसे पहले एहसन इकबाल साहब जो ये कह रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि गलती कि जी हमसे जो गलतियाँ हुई हम मान रहे हैं, और ये कि सारी जो इकोनॉमी हुकूमत ने गलतियाँ की और सारी इकोनॉमी बाहर चलेगी, इसका मतलब ये कि हुकूमत की गलतियों की वजह से नहीं, चूँकि आपको टारगेट किया गया और आपने एक साजिश के तहत इन्वेस्टर जो है सारी इन्वेस्टमेंट बाहर भिजवा दी। असल बात तो ये है कि ये जो मईशत का पहिया रुका, ये इकोनॉमी का बहरान आया, इसमें जो अपोजिशन है वो ज़िम्मेदार है। यानी कि ये जो जितने भी बड़े बड़े ताजिर हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनको आप रायतें दे रहे थे, जब उनको टैक्स नेट के शिकंजे में लाया गया, जब उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुई, चाहे वो मियाँ मंशा हो या जितने बड़े बड़े पाकिस्तान को के जो जितने भी बड़े बड़े साहब माजरत के साथ सॉरी फॉर मियाँ मंशा तो उतार हैं। मेरा ख्याल है कायदे आज़म जाते हुए किसी के कान में कह गए थे कि मियाँ और मंशा और इसकी फैमिली, ना वहाँ पे कानून हरकत में आता है, ना नैब हरकत में आता है, ना FIA हरकत में आती है, ना SCCP हरकत में आती है, ना सुप्रीम कोर्ट हरकत में आता है, ना कौन सा इदारा मुझे बताया FBR हरकत में आता है, और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग वो करता है। 9 अरब की अयान अली की 5 लाख जो आपने 5 करोड़ जो रुपया और 5 लाख पाउंड की अटेम्प्ट थी, हमने तस्वीरें दिखा के मत मार के रख दी। मंशा फैमिली है, 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करती है, तस्वीर दिखाएंगे शजर ममनू है, ना नोटिस आ जाएगा। क्यों भाई नोटिस किस लिए आएगा? जो 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करता है, FBR के बशीरुल्लाह खान ने नोटिस दिया। डॉक्टर साहब, MCB निचकारी में आपने डाका मारा, सुप्रीम कोर्ट ने मेगा करप्शन में डेडलाइन दी, एक नीचे से वो एक काली भेड़ें हर जगह पे बैठी हैं, एक वो कौन है बंदा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस उठाए मेगा करप्शन केस में, उसको सिविल ओरिजिनल जहांगीर सिद्दीकी केस में क्या हुआ था? यही मसला साहब, नैब बेबस हो गई है, उसके सामने हुकूमत बेबस हो गई है, उल्टा आपने उसको इकोनॉमिक एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग उसने भी की, अरबों रुपया वो लूट के खा गया, इनसाइड ट्रेडिंग 76 अरब रुपए की वो कर गया। उसके बाद क्या हुआ? जहांगीर चोरी मानी नहीं, जहांगीर की मैंने ट्रिब्यून पे स्टोरी लगाई। हालांकि हमें लोग कहते हैं ना कि कभी जब अपोजिशन में थे ना, नून लीग की हुकूमत थी, तो हमें कहते हैं कि आप PTI के साथ हैं, ये पता है ना, ऐसे ही लग रहा था। अब मैंने जहांगीर की वो स्टोरी निकाली कि अपने उसने खान सामों के नाम पे डायरेक्टर बना के, जो मैंने कहा ये जेट जो जा रहा है ना ये कैंपेन के लिए, उस वक्त जब इलेक्शन से पहले की बात है, मैंने ट्रिब्यून में स्टोरी लगाई और वो हेडलाइनें बनी, बहुत सारे जो उनके एजेंडे वाले जर्नलिज्म में नीले के नाम पर उनके तो वो फिर खबरें रिप्रोड्यूस की उन्होंने। मुझे ये बताएं, हमें किसी से नहीं है गर्व, हमें जो पाकिस्तान का लूटेगा माल जो इतराफ करता है, देखे लूट मार की तरफ जब डाके की रकम आप जमा करा दे। डॉक्टर ब्रेक का वक्त हो जाएगा, कोई कंस्ट्रक्टिव बात आज एक ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। नहीं आप जो मुल्क आपने तबाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बाकल मकबूल ऑनरेबल ने कहा मर्चे के केस में, उनका ये मुल्क के सौदागर जिन्होंने मुल्क की चूल्हे हरा दिए, कोर्ट एंड कोर्ट सुन ले, उन्होंने कहा आप नैब को कहा आप कहते हैं ये कि स्टेक मौशियत बैठ जाएगी, ये डाकुओं को पकड़ने से, ये डाकू हैं जो सवरन गारंटी लेते हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का खाते हैं और नेशनलिटी बाहर की लेते हैं, जो अरबों रुपए का, मुझे बताएं 17% आपकी लीगल है डॉक्टर साहब, IPPC में आपका रिटर्न है, ये 70% मंशा की IPP निशात चुनी निशात पावर कैसे बना लिया? चोरी की ना, मैं नहीं कहता, SCCP कहती है, ख्वाजा आसफ कहता है एज ए मिनिस्टर वाटर एंड पावर, जफर अब्दुल्ला को लेटर लिखा, जफर अब्दुल्ला ने हाथ खड़े कर दिए। वो तो ख्वाजा आसफ मजबूर हो गया कि मंशा की लूट मार के ऊपर। राजा रेंटल कहते थे, आज वो गले मिलते हैं उनसे, राजा प्रेसिडेंट से सब कुछ हुआ, वो माजी की बात। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो जाएगा। बाबर साहब, ये गवर्नमेंट जो है, जो PTI की गवर्नमेंट थी, ये किसको पकड़ा किसको? अब आप पार्लियामेंट में देखें, मुल्क में आटे का बहरान, मुल्क में चीनी का बहरान। आप आज मैंने सारा चीनी का पता किया कि यार ये इशू क्या है। आप चीनी की दर डीलरों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, डीलरों के पास 8 से 10 दिन का सारा स्टॉक होता है। डीलर ये कहते हैं कि जनाब ये जो मिल ऑनर बैठे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, रेट तो वो निकालते हैं, ये जो शुगर मिल माफिया ये रेट तो ये निकाल रहा है, उसको तो कोई पकड़ नहीं रहा, उसकी तो किसी की जरूरत नहीं है। आपने पकड़ के सारे शहर के ट्रेडर पकड़ लिए। अब कैसा होना बताऊं क्या है, मैं आपको लिख के देता हूँ। अब चीनी का अगला स्टेप आप देखें, अभी तो चीनी महंगी हुई ना, अब चीनी का बहरान आना आगे, आपको शहर में कहीं चीनी नहीं मिलनी। ये एक नई चीज होनी है कि सारी कि जी वैसी शुगर फिर आप मिलते करेंगे कि यार 83 रुपए की दे दे, चीनी तो देना। उसामा साहब आपको बात भूल गए, मैंने कहा 105 में जाएगी पर नीचे आएगी। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन एक चीज सिर्फ बाबर साहब के ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आप हुस्न बख्तियार साहब ने बात कर ली है, इस पे कोई मानेगा?
इसहाक डार साहब भी कहते रहे, कोई नहीं माना कि जी एक बुनियादी चीज़ें जिसको कोई ना हिला सके किसी भी हुकूमत आए, कि इतना कोई कर्जा ना छोड़ के चला जाए, इतनी बर्बादी को सर्कुलर डेट की ना कर दे। हो सकता है उसामा साहब चाहते तो सारे ये हैं, लेकिन ये होना नहीं है, ये कभी भी नहीं होना। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इस पे कभी अपोजिशन भी ना तैयार होगी ना इस पे गवर्नमेंट। चलें जी, देखते हैं, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे साना मॉडल टाउन की। क्या अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट को ही निपटाना होगा? ब्रेक के बाद। अब पता चला पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही हौलनाक वाक़या, एक ऐसा केस जिसके बारे में हमने बोल न्यूज़ में कई दफ़ा ट्रांसमिशंस की कि किस तरह से सानिया हो गया। मॉडल टाउन सानिया 2014 जून का ये वाक़या है और आज तकरीबन 5 साल से ज़्यादा इसको हो गए कि अभी तक ये मामला ऐसे लग रहा है कि हल नहीं हो पा रहा। बाबर डोगर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दोबारा भेजा है हाई कोर्ट की तरफ कि जो नई JIT बनाई गई थी उस मामले को तो निपटाया जाए। ये तो एक बड़ा सवाली निशान बन चुका है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, जो कानून और इंसाफ का निज़ाम है उसके लिए भी, कि दिन दिहाड़े 14 लोग मारे जाते हैं, बरह रास्त चलता रहा, देखते रहे, लेकिन यानी लोग मर गए लेकिन कसूरवार का कुछ समझ नहीं आ रही। उसामा साहब तकरीबन 6 साल गुजर गए इस वाक़े को। साना मॉडल टाउन के जो मकतूलीन हैं, उनके जो वारिसान हैं, वो मांग क्या रहे हैं? ये वो मांग रहे हैं इंसाफ, कि उनको इंसाफ कोई दे दे, और वो सिर्फ इस वाक़े की गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं। गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन। पहले जुडिशल कमीशन बना, वो भी उसके बाद उसमें तो पैट जो थी वो शामिल ही नहीं, वो आई नहीं। उसके बाद हुकूमती एक JIT बनी, उस हुकूमती JIT जो थी उसको पैट ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद PTA की गवर्नमेंट आई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने कहा जी हम इस पर दोबारा JIT बना देते हैं, दोबारा JIT बना देते हैं। उसमें जो अहमद अवैस है उस वक्त के एडवोकेट जनरल, वो ये अंडरटेकिंग दे के कि जी हम इस पर एक JIT बनाते हैं और गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अब वो 1 महीना गुजर गया, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई JIT बनाई नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जब पूछा तो उस पर जल्दी से एक JIT बना दी। उस JIT ने 80% काम कर लिया था, 80% काम कर लिया था। जो AD ख्वाजा के अंडर JIT बनी थी वो दोनों फ्रीकों ने उसको मान लिया था। फिर मानने से मुराद ये है कि पहली JIT में तो जो मॉडल टाउन के जो शोहदा थे वो तो आए नहीं, उनकी फैमिलीज तो पेश ही नहीं हुई जी। इस JIT में दोनों तरफ से शहबाज शरीफ ने भी पेश हुए, राना सना भी पेश हुए, उसके बाद नवाज शरीफ भी पेश हुए, दोनों फ्री कैन पेश हुए। उन्होंने 80% काम कर लिया तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, उसको काम करने से रोक दिया। और उसके बाद पिछले 8 महीने से उस पर सिर्फ डेटे पड़ रही थी, कोई उस पर पेशरफ नहीं हो रही थी। उस पर एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक पिटीशन की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट वो जो JIT को रोका गया काम करने से उसका फैसला दे, जो स्टे हुआ है उसका फैसला दे। अभी ये फैसला होना है, अभी ये 3 महीने में तो ये फैसला होना है कि JIT ने काम करना है या काम नहीं करना। वो JIT जो 80% काम कंप्लीट कर चुकी है। उस पहली जो JIT बनी थी उस पर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने उस पे केस का ट्रायल स्टार्ट हो गया, जिस पर पैट जो है वो इस्तिगासा ले कि ये तो JIT को तो हम मानते ही नहीं है, ये तो 1 साइडेड है, लिहाजा उस पर काम रोक दिया गया। अब नई JIT है, ये कब, अब इसको 3 महीने में के बाद जो भी फैसला आएगा, अगर तो फैसले में ये अलाउ कर दिया जाता है कि JIT काम करे तो वो तो 20% काम कर लेगी। पता नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी आपके सामने है। अब 6 साल गुजर चुके हैं, कितना का एविडेंस उस पर कलेक्ट होगा ये भी कुछ पता नहीं है। बेचारे मेरे तो ये कि एक मुल्क में दिन दिहाड़े 14 लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, दिन दिहाड़े। सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान के मीडिया ने उसको दिखाया। आज 6 साल हो गए हैं और वो फैमिलियां भटक रही हैं, उनके वारसान बेचारे इंसाफ की राह में खुद अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आज तक उसकी गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। 1.5 साल PTA की गवर्नमेंट को गुजर गया, 5 साल पिछली गवर्नमेंट को। पिछली गवर्नमेंट में तो मेन एक्यूज वो तो मुल्जमान है, उसको तो चले छोड़ दें।
1.5 साल तो इस गवर्नमेंट को, वो इमरान खान जिसने ये वादा लेके मैंडेट लिया था कि मैं मॉडल टाउन के जो शोधा हैं उनको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, वो जलसे में गए थे। उन्होंने माल रोड पे ये बात की थी कि जनाब मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। उस आप अंदाजा लगा लें, कुछ नहीं हो सका। अच्छा, ये जो शोधा है ये वो लोग हैं जब इमरान खान साहब वहां पर थे, जब उन्होंने धरना दिया था, इनके सारे रिलेटिव बेचारे वहां पर भी इनके साथ धरने में भी शरीक रहे हैं। इनके धरने में इस हाथ पे कि इमरान खान साहब आएंगे तो उनको इंसाफ मिलेगा। आप देख लें कि 1.5 साल में मॉडल टाउन का मैंने तो नाम नहीं सुना, मैंने तो कोई नाम नहीं सुना। इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एफर्ट नहीं की कि उन लोगों को, चले इंसाफ तो उसकी गैर जानिबदार तहकीकात ही करवा लें, उसकी गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन ही करवा लें। अभी तक तो वो भी नहीं हुआ। इंसाफ मिलना तो बड़ी दूर की बात है, पता नहीं मिलना है नहीं मिलना, यहाँ पर तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकी। और नाम सिर्फ तब लेते हैं मॉडल टाउन से आने का जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मैं बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर वो जो हेरोइन का केस बनाया गया गलत है, तब हुकूमत की तरफ से आता है जी मॉडल टाउन वाले भी इंसाफ के मुंतजिर है। सिर्फ सियासी नारे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अदरवाइज अभी तक मुझे इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिंसेरिटी नजर ही नहीं आई कि वो इस केस को हल करना चाहती है या इस केस के मुल्ज़मान को पकड़ना चाहती है। अब तो बाहर दौड़ गए। अच्छा, इस वाक़े के बाद तकरीबन 4 साल तक हुकूमत रही नून लीग की, और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि जी जो भी जुडिशल इंक्वायरी में सामने आएगा मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। वो इंक्वायरी हुई, उसमें कसूरवार भी पाए गए राना सनाउल्लाह भी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अब लीगल प्रोसीजर आगे बढ़ता चला जा रहा है। खरल साहब, कोई कसूरवार नहीं, या तो फिर इसको बंद कर दें हम और कहें कि बस वो एक हादसा था, हो गया। गंदम चूहे खा जाते हैं, यहाँ पे गोलियां पता नहीं जिन्नात चला जाते हैं, पता नहीं क्या, क्या करें, किसको कहें? उन्होंने खुद चला दी। अब राना सनाउल्लाह को पता क्या कह रहे थे, 13 जून को हमने खुफिया मीटिंग की बात की, 16 जून को की, 17 को सारी हमने दिखाई, वो वहां पे एफिडेविट देके 11 घंटे गोलियां चलती रही, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बैठे हुए थे, नशा किया हुआ था, भांग पी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। कॉल डिटेल क्या कहती है वहां पे, सीडीआर क्या कहती है, 9-20 पे क्या हुआ, ये कि उससे पहले अब जो गवर्नमेंट कौन किससे राब्तों में था, क्या सारी कहानी में उससे ना। एक बात पता क्या है, सियासी कदर इमरान और तारिक कादरी साहब को कहते थे, ऐसे ही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और जिस तरह ये करते थे और ये लंदन प्लान और पड़ी। मुझे ये बताया उसामा साहब, उनके यानी ये वो FIR, आपको पता है पहली FIR पुलिस की मुद्दे में डाल दी, रिकॉर्ड दी FIR, यानी पुलिस जो है वो मार रही है गोलियां, वो मुद्दई है, और वो मुद्दई है जो मर रहे हैं। आपको पता है जो हसन या मोहिउद्दीन, सारे उनके बेटे खुरम, वो सारे मुल्जमान थे जिनको गोलियां लग रही हैं, जिनके अजीजों करब को लग रही हैं, मुल्जमान पुलिस में सुन ले। उसके बाद क्या हुआ, वो बेचारे 1-2 SHO पुलिस वाले, वो तो अब मुझे ये बताएं, रात ये ऑपरेशन शुरू होता है और ये ऑपरेशन की पुलिस को अब नहीं कर सकते। उस वक्त होम सेक्रेटरी कौन थे, मेजर आजम सुलेमान, उन्हें मीटिंग के अंदर मुखालफत की कि खुदा ना राणा साहब ना करें, इनके ऊपर फ्रॉनिंग तारी थी। उस वक्त के जो मेजर सॉरी थे सरमन सईद एडिशनल IG, उन्होंने मुखालफत की। DIG उस वक्त जो उस्मान और FIA के थे, उन्होंने मुखालफत की। कमिश्नर राशिद लंगड़ियाल जो थे, उसने मुखालफत की। सुन ले, ये जो मीटिंग हो रही कौन सी, ये तो 16 जून को हो रही है। फिर उसके बाद ZDI भाई खुर्शीद बुखारी, उन्होंने मुखालफत की। इन्होंने FBR को कहा फिक्स करें इनको मनी लॉन्ड्रिंग में, वो पता ना सारा डाटा मंगवाया था कि उस तरीके से घेर लें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, राना सनाउल्लाह को बताया गया वहां पे कि जनाब वो जो बैरियर लगे हाई कोर्ट के हुक्म पे लगे, नंबर 1, और दूसरा जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म पे लगे हैं, SP को हुक्म दिया है वहां पे जाके बना के लगाए हैं। ठीक है, राना साहब ने क्या, ये मौलवी जो है उन्होंने चूंकि लफ्ज बोला, वहां पे हलीम और जो नान सर्व किए गए थे, सबसे जो तुकीर जितने मैंने प्लान रिकॉर्ड किया, इसी पर फंस गए। इन्होंने कहा ये तो हमारी मीटिंग लीक हो गई है, फिर इनको एफिडेविट देने पड़े, फिर उसके बाद वो CDR डाटा गायब कर दिया इन्होंने। आपको पता है जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया अभी रिसेंटली साकिब निसार के पास, उस वक्त जाहिर से चीफ सेक्रेटरी थे, कंपना शुरू हो गए। मैं कहा ये जनाब अभी जो आपने दिया है सील्ड एनवेलप, इसके अंदर वो सीडियां तो है ही नहीं, ना CDR है, ना एनवेलप है, ना एफिडेविट है। मेरे पास तो मतलब आप रिकॉर्ड पे है बाकर नजवी साहब के पास। उन्होंने कहा जी है, मैं कहा नहीं है। मैंने कहा अगर ये कहें तो इदारे मुतलका दोबारा दे सकते हैं जिनसे आएंगे चीजें। इसके ऊपर फिर उन्होंने फोन किया, जो मेरे सामने जो अभी जो हुआ वाकया, मैं ये नहीं कहता ये है, लेकिन माफियाज है ये, पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं। पुलिस वाले रात से लेकर ईंटें खा रहे थे, वो यहाँ उधर थे, शेलिंग हो रही थी, ईटिंग खा रहे थे, वो खा रहे थे, एग्जॉस्ट हो गए। राणा ने क्या कि हमने टीच करना, आप साद रफी का बयान नहीं मशहूर जमाना कि आओ जरा हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, इबरत का निशान बना देंगे। सनाउल्लाह ने कहा शाबाश दी माइंड सेट,
ये उस वक्त सवाल ये सुन है ले, कि मौजूदा गवर्नमेंट क्या कर रही है? ब्रेक हो गई जी। मौजूदा ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ब्रेक हो गई है। पाकिस्तान कर रही, वो गवर्नमेंट तो क्या चले कर रही है? 3 महीने का टाइम दे सुप्रीम रही ना, कोर्ट, कहीं तो सर्कुलर रोड लगे। हो, सर्कुलर रोड हो, सर, ब्रेक का रेलवे हो, वक्त है। सुप्रीम कोर्ट पुल बनाना है, वो जो रस्सी पे चल रहे हैं वो निशानी है, फौज करे, सारा कुछ और सुप्रीम हुकूमत कोर्ट। कोई हो वो उसको सिर्फ हाँ, enjoy करे, हुकूमत कुछ तमाशा ना करे, लगाए। बाकी इदारे जो असेंबली हैं के वो अंदर एक हुकूमत के दूसरे भी को- काम करें। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक का वक्त है। और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक पुलिस ऑफिसर की और इस तरह साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की कि वो लोग कहाँ हैं। 2 आला ओहदेदारों का पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। तशवीशनाक बात यह है कि लाहौर से सीनियर पुलिस अफसर लापता हो चुके हैं और उनका कुछ पता नहीं, जबकि साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उनका भी कहा जा रहा है अगवा हुआ है और दोनों लोगों का आपस में तो ताल्लुक है, लेकिन ये किस तरह SSP मुफख्खिर अदील ये लापता हैं, इनका कुछ समझ नहीं आ रही। इनकी अहलिया ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है गुमशुदगी का, और इनकी जो सरकारी जीप है वो भी मिल गई है लाहौर के इलाके जौहर टाउन से। 8 फरवरी से ये किसी केस की कोई इंक्वायरी भी कर रहे थे। तो ये बाबर डॉक्टर साहब, ये अजीब दोनों केसेस हैं और ये तो किस तरह से इनको मोबाइल डाटा, मोबाइल ऑफ हो गया, अभी तक पता नहीं चल रहा, और 2 आला ओहदेदार हैं जिनकी समझ नहीं आ रही कहाँ गए। अच्छा, मुफख्खिर अदील जो SSP हैं और शहबाज ततला जो फॉर्मर डिप्टी एडवोकेट जनरल पंजाब थे, असिस्टेंट असिस्टेंट अटॉर्नी एडवोकेट जनरल। जनरल पंजाब, ये आपको बताऊं दोनों का ताल्लुक नारोवाल थे और दोनों बड़े करीबी दोस्त थे। और कुछ अरसे से इन्होंने, जो मेरी कुछ पुलिस ऑफिसर से बात हुई है, इन दोनों ने फैसल टाउन में रिसेंटली एक घर भी किराए पर लिया था और उस घर में कुछ पार्टियाँ शार्टियाँ भी होती थी और लेट नाइट वहाँ पर सिटिंग भी होती थी। और 7 तारीख को, इस महीने की 7 तारीख को शहबाज ततला साहब जो हैं वो अचानक गायब हो गए। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। उनके भाई ने उनकी एक FIR दर्ज करवाई और उसके बाद फिर ये एकदम ये मुफख्खिर अदील साहब जो हैं ये भी 2 दिन पहले गायब हो गए मिस्टीरियसली। इनका भी कोई पता नहीं चल रहा। इनका भी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा दी इनकी वाइफ ने कि उनके हस्बैंड जो हैं वो गायब हैं। तो जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों इकट्ठे थे, दोस्त थे, दोनों पार्टियां इकट्ठी करते थे, दोनों ने एक घर किराए पे लिया, 70,000 रुपया पे एक घर किराए पे लिया। और घर लेने का मकसद सिर्फ यही था कि लेट नाइट पार्टीज करना, दोस्तों को बुलाना कुछ। तो अभी तक ये है कि ना ये पता चला कि शहबाज ततला साहब कहाँ पर हैं, या ना ये पता चला कि मुफख्खिर अदील साहब कहाँ पर हैं। पहले शहबाज ततला साहब गायब होना, फिर SSP का गायब हो जाना। अब बेतहाशा शुकूक व शुबात हैं कि मुख्तलिफ स्टोरीज ट्रैवल कर रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, जिनको अभी कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। फैमिलियाँ दोनों की लिप टाइड हैं, खामोश हैं, चुप हैं। ना मेरे बड़ी तरह कोशिश की कि शहबाज ततला साहब जो है उनके किसी भाई से बात हो जाए, वो बात नहीं कर रहे, वो मुँह नहीं खोल रहे। अच्छा, इस तरह मुफख्खिर अदील साहब जो SSP हैं उनकी फैमिली भी फैक्ट्स को नहीं बता रही, लेकिन ये चीज़ खुल जाएगी एक आधे दिन में। कल तक आप शाम तक सारी चीज़ क्लियर होकर सामने आ जाएगी हुआ क्या है। अच्छा। क्या दोनों को अगवा कर लिया गया है, क्या किसी एक ने दूसरे को अगवा किया है। एक ये भी एलिमेंट है कि हो सकता है कि शहबाज ततला जो है कोई ऐसा मिसहैप हो गया हो, कोई दोनों में से कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसके बारे में दूसरा जान रहा हो, या किसी एक से दूसरे के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो गई हो। तो मिस्टीरियस है, दोनों गायब हैं। पहले शहबाज ततला साहब गायब हुए, फिर मुफख्खिर अदील साहब गायब हो गए। पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और छुपा भी रही है, अभी चीज़ें रिवील नहीं कर रही। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी सीनियर पुलिस अफसरान से प्रोग्राम के दौरान ही हमारा चूँकि रब्ता हुआ है, तो अभी का एक डिटेल है जो आपसे नंबर 1 ये तो बात अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं करना, कोई भी चेंज हो सकता रुक। अभी तक की जो आप बात है कि शहबाज ततला जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे और अभी वकील हैं, जारी पर साबिक हैं, और गुलबर्ग लाहौर के इलाके मार्केट से जो गुलबर्ग अकबर मार्केट से जो गवा हुआ है, जो आपने सारा, और जो दूसरे आप मुखफ़र जो अदील है पंजाब कांस्टेबल से लाहौर, मुखफ़र वो नाम उनका मुखफ़र, हाँ जी। और ये पंजाब कांस्टेबल से लाहौर में सिविल लाइन में भी ये SP रह चुके हैं। ये केस खुफिया की इंक्वायरी कर रहे थे जो भी बिकॉल इस पे मैं नहीं जा रहा। मामला ये है कि अभी तक एक तो जो आपने बात की, इनको पुलिस ने बुलाया था जब ये वाक़या हुआ, एक को जब मिसिंग हुआ, दूसरा वो नहीं आया, नंबर 1।
दूसरी बात ये है कि जो सीनियर पुलिस अफसरान से हमारी एक जिम्मेदारों से बात, यानी कि मुफक्किर अदील को पुलिस ने बुलाया, वो नहीं आया। अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो अभी तक का जो फ्रांसिक हुआ है, डाटा हुआ है, जो एनालिसिस किया जा रहा है, एक तो इसमें ये साबित हो रहा है कि ये लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है आपस में। अच्छा। ये तो आपस में कनेक्टेड है। ये तो वो कहते हैं अभी तक हम पहुंच गए हैं। जो डोगर साहब कह रहे हैं घर में क्या होता है, तो मेरा ख्याल उस पर हमें नहीं जाना चाहिए कि किसी में घर में क्या होता है। हमें तो ये एक प्राइवेट घर था, किसी ये कोई फैमिली हाउस घर के अंदर क्या नहीं था, एक प्राइवेट घर किराए पे लिया गया था। अब जब लापता दोनों ने देखा जाएगा क्या, लेकिन घर के अंदर हमारे पास या तो सब मैंने तो सिर्फ ये कहा कि लेट नाइट पार्टीज होती है, मुझे नहीं, ये तो पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस अफसरान कह रहे हैं। जी जी, ये मैं तो किसी आपकी बात, ये फैक्ट है कि दोनों ने मिलकर ये घर किराए पर लिया हुआ था और दोनों मुझे नहीं पता, मुझे चंद दिन पहले उस घर में थे। इंटरलिंक्ड है। डोगर साहब ने बात की, उसकी बात उनकी, मेरी जो बात जितनी हुई है मैं तो उसकी बात करूं। पुलिस वाले ये कहते हैं कि अभी तक पहुंच जाएंगे जल्दी, जो इन्होंने कहा कल शायद आज भी पहुंच जाए। इसका मतलब है उनको काफी हद तक पता लग गया, लेकिन वो भी मीडिया में नहीं बताना चाह रहे। फ्रांसिक हो रही है, एनालिसिस हो रहा है और दीगर तहकीकात हो रही है। जब तक वो ना हो, कोई कहते हैं हम चूंकि फाइनल या मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक चीजों का अंदाजा हो गया, लेकिन कुछ चीजें मेरा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, हमें भी छुपानी चाहिए। बहुत शुक्रिया रिपोर्टर या एंकर, वो चीज मीडिया में आ जाएगा जी, लेकिन किसी को ना हो जाए। अब तक की जो इत्तलात हैं वो हमने आपसे शेयर किए हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।